देखिए, हाँ, कल हम लोग देखेंगे कि देखिए टेंथ क्या है क्या नहीं है, इसमें कैसे क्या होता है, इसको करने के बाद क्या क्या परिवर्तन आने वाला है। आज हम लोग देखेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, टेंथ के सिलेबस में आखिर है क्या क्या। कल ही बताए थे कि 500 नंबर का पेपर होता है, 500 में से 600 नंबर का होता है, जिसमें से 500 नंबर अनिवार्य रहता है। परसेंटेज जो बनाया जाता है, मार्क्स जो बनाया जाता है, कितने अंक पे बनाया जाता है? 500 पे बनाया जाता है। बाकी जो 100 नंबर है वो अनिवार्य नहीं है, उसमें फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि सिलेबस कैसे कैसे क्या क्या है। तो ये आपका सिलेबस है, शायद ये सबको मिल गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिला होगा तो हम आज देंगे। इसमें है क्या क्या, आपको 6 सब्जेक्ट का परीक्षा होगा 10th क्लास में। बच्चों कितने सब्जेक्ट का, बंद कर दीजिए सिलेबस, सब कुछ यहाँ पे है अभी। 6 सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है, 6 गो पेपर होगा। पूरा साल पढ़िएगा, 3-3 घंटे का 6 गो पेपर के लिए बस 365 दिन पढ़ना है, बस 12, 15, 18 घंटे के लिए। 18 घंटे में आपका पूरा 365 दिन का लेखा जोखा जो है वो पता चल जाएगा कि कहाँ पहुंचे और कहाँ नहीं पहुंचे। जिसमें से 6 पेपर में से एक मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। जाने से पहले ये पता होता है ना कि हमें जाना कहाँ है, ये तो पता होता है कि बिना जाने हुए निकल जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता करना है कि हमें पढ़ना क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले 6 गो सब्जेक्ट, ग्रॉस तरीका से कौन गो सब्जेक्ट रहता है? 6 गो। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। चलिए बोलिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। 6 को समझ में आया ही? इन 6 गो में से फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको। साइंस को जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 भाग में किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। साइंस में कौ गो भाग आता है? 3 गो। इसके बाद में सोशल साइंस में 4 गो भाग आता है। सोशल साइंस में कौ गो भाग आता है? 4 गो। संस्कृत में मेन किताब तो एक है, एक और किताब है साइड बुक, जिससे बहुत कम क्वेश्चन आता है। हिंदी में 2 गो किताब पढ़ना है, प्यूसम भाग 2 और बर्णिका। इंग्लिश में भी 2 गो किताब पढ़ना है, एक रेडर और एक मेन बुक जो है वो। तो चलिए फिर से देखते हैं सिलेबस में हम लोगों का कौ गो सब्जेक्ट पढ़ना है? टोटल 6 गो। टोटल कौ गो? मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इसमें से अनिवार्य विषय कौन सा नहीं है? इंग्लिश। इंग्लिश को अनिवार्य नहीं रखा गया है, यह ऐच्छिक विषय है। बाकी सब जो है ऐच्छिक विषय नहीं है, अनिवार्य विषय है। मैथ जो परीक्षा होगा आप लोगों का बोर्ड एग्जाम, वो टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आता है और 50 सब्जेक्टिव आता है। मैथ का जो परीक्षा होगा वो टोटल कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का, 50 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। इसके बाद साइंस और सोशल साइंस जो होता है वो सिर्फ 80 नंबर का होता है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव आता है, 40 सब्जेक्टिव आता है। और सोशल साइंस भी 80 नंबर का होता है, जिसमें से 40 सब्जेक्टिव, 40 सब्जेक्टिव। तो कहिए क्या कि 20-20 नंबर का कहाँ गया है? के आप तो बोल रहे थे कि 500 नंबर का है, तो जोड़ने पर 100 इहो 100 नंबर के, इहो 100 नंबर के, तो 100 व 100 200 व 100 300 160 360 नंबर हुआ, सॉरी 460 नंबर हुआ। तो और 40 नंबर का कहाँ गया? ये 40 नंबर आपके स्कूल के पास है, जो प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। 20 नंबर इसमें और 20 नंबर इसमें, ये दोनों प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। अब आपका स्कूल में बिहेवियर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, उसके अनुसार ही आपको
अंक दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे मैथ कितने नंबर का टोटल पेपर होगा, 100 नंबर का। 100 नंबर का पेपर में 50 गो ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 गो सब्जेक्टिव आएगा। मैथ में बस एक ही किताब पढ़ना है, एनसीईआरटी। मैथ में बस एक ही किताब पढ़ना है, एनसीईआरटी। साइंस में कितने नंबर का टोटल होगा, 80। ऑब्जेक्टिव को आएगा 40, सब्जेक्टिव को आएगा 40। सोशल साइंस कितने नंबर का होगा, 80। ऑब्जेक्टिव को आएगा 40, सब्जेक्टिव को आएगा 40। संस्कृत कितने नंबर का होगा, 100। ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, 50। सब्जेक्टिव कितना आएगा, 50। हिंदी कितने नंबर का होगा, 100। ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, 50। सब्जेक्टिव कितना आएगा, 50। इंग्लिश भी कितने नंबर का है, 100। सब्जेक्टिव जिसमें से 50 और ऑब्जेक्टिव। ये 6 सब्जेक्ट का नाम याद हो गया। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। मैथ, बोलिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। कोई पूछेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है तो आप तो बता दीजिएगा ना। अगला आता है कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैथ में कौन कौन सा, आप लोग पेज निकाल लीजिए क्योंकि इसमें साफ साफ आ नहीं रहा है, क्योंकि जो बनाने वाले हैं इसको सही से एडिट नहीं किए हैं, थोड़ा सा आलसी दिखा दिए हैं अपना। ठीक है, बनाने वाले थोड़े से आलसपन दिखाए हैं इसमें। ये मैथ के चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में। एक बात बताते हैं, देखिए इसमें से कि किसमें अगर अच्छा रिजल्ट गेन किया जाए, अच्छा रिजल्ट लाया जाए, कि आपका जो कल शपथ था कि इतना नंबर लाएंगे वो पूरा हो जाएगा। सिस्टम से पढ़िए। जैसे अगर आपको 3-4 लाख रुपया जुटाना हो, 7-8 आदमी से मांगना हो, सब कोई तो बराबर नहीं देगा, लेकिन एक लिस्ट बनाया जाता है कि इस फलना आदमी से इतना मांगना है, इस आदमी से इतना ले सकते हैं, इस आदमी से इतना ले सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि 450 के टारगेट लेके बैठे हैं, तो आप में सब में 90-90 आना चाहिए ना। 450 का मतलब क्या हुआ कि सब में कितना आना चाहिए, 90। अब हो सकता है किसी में ज्यादा भी आ जाए और हो सकता है किसी में कम भी आ जाए। तो ज्यादा और कम वाले को क्या किया जाता है, अगर जिसमें ज्यादा लाएंगे तो अगर किसी में कम होगा तो उसका मैनेज वो कर देगा। जैसे मान लीजिए इसमें आ गया 95, एगो में 85 आया तो मेंटेन कर लिया कि नहीं कर लिया, इसका 5 नंबर कट किस में आ जाएगा ना, तो हमारा काम तो हो गया। अब देखिए इसमें से कॉन्फिडेंट किस पे रहता है कि हम उतना ला ही सकते हैं, सबसे बढ़िया है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100 में 100 देके गया है। अब भविष्य नहीं बोलेंगे, आया है, इस साल 99 आया है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरा 100% रिजल्ट इसमें ला सकते हैं। तो हमारा 450 का अगर टारगेट है, चाहे 490 का अगर टारगेट है, अगर सोचो 490 का अगर टारगेट लेके बैठे हैं, तो 490 के टारगेट में के लिए आपको सब में 98 लाना होगा, तभी तो आएगा। 5 नंबर कटेगा उसमें से, फिर जाकर के 2 नंबर सब में से। तो जिसमें हम पूरा गेन कर सकते हैं उस पर तो हम पूरा फोकस देंगे। तो जैसे मैथ हो गया, साइंस जो है ये भी पूरा नंबर दे सकता है। हिंदी थोड़ा सा राइटिंग सुधार लिया जाए, और सही दीर्घईकार, लिखने का तरीका, साफ साफ लिखना, उत्तर को इतना सटीक तरीका से लिखना कि पढ़ने वाला देख के एकदम मुग्ध हो जाएगा, क्या लिखा है, इसको तो पूरा का पूरा देना ही पड़ेगा। तो इसमें भी इस साल 98-99 तक पहुंच गया, इसी साल 2024 में, अपने ही पास का बच्चा है। तो इसमें भी लाया जा सकता है, ऐसा तो लाया सब में जा सकता है, लेकिन कोई कोई कंफर्म है किया जाएगा। जैसे वो है गया मैथ, साइंस, ये कंफर्म है किया जाएगा, क्योंकि इसमें तर्क नहीं है, फैक्ट होता है। फैक्ट मतलब इसमें एक्चुअल है। अब न्यूटन के गति के नियम लिखने के लिए आएगा, प्रकाश का परिवर्तन लिखने के लिए आएगा, तो उसको बना के आप लिख ही नहीं सकते हैं। उसमें क्या लिखिएगा, जो फैक्ट रहेगा वही ना लिखिएगा।
कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरणें किसी सतह से टकरा करके मुड़ती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। हो गया, इसी को ना कहा जाएगा। इसमें कोई तो ना कहानी है ना बनाना हुआ। तो ये सब जो है फैक्ट है। तो ये सबको पूरा तरह से गेन किया जा सकता है। इसमें 100 आउट ऑफ 100 भी लाया जा सकता है पूरा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसके बाद ये सब सब्जेक्ट में भी इसमें तो किया जा सकता है, किया है सब। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ठीक ठाक से पढ़ा जाए तो हो जाएगा। सोशल साइंस थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें भी किया जा सकता है। लेकिन अगर सोचिए इसमें अगर 99 आ जाए तो इसमें थोड़ा कम भी आएगा कोनों में, तो वो क्या कर लेगा, उसको मेंटेन कर लेगा। एक बात समझ लीजिए, अगर आप 490 का टारगेट लेके बैठे हैं तो आपको 100 का टारगेट लेके चलना होगा कि एक को गलती ना करेंगे। और उसके लिए मेन चीज क्या होगा, प्रैक्टिस। चलिए अभी तो शुरुआतें हो रहा है, आगे प्रैक्टिस के बारे में हम बताएंगे। मैथ में वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त रचना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संख्यांकी प्रायिकता, इस सब का नंबर देखो लिखा हुआ है, सामने में लिखा हुआ है। आप लोग के सिलेबस में भी होगा। अच्छा, किसको किसको सिलेबस नहीं मिला है तो खड़े हो जाइए, हम उनको दे देते हैं। वास्तविक संख्या, अब इसमें नंबर लिखा हुआ है कि कितना कितने अंक का आता है। तो वास्तविक संख्या ये अकेले 10 नंबर लेके बैठा है। जो 4 नंबर घेर के लिखा हुआ है ना बच्चों, 4 गो ऑब्जेक्टिव है। 4 गो क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग में द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, ये पूरा मिला करके कितने नंबर का आता है, 20 नंबर का आता है। पहला चैप्टर से सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन है। और ये 4 गो चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसको मिला करके कितने नंबर का आता है, 20। 20 गो में से 11 गो कौची है, ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में देखो 6वां चैप्टर, 10वां चैप्टर और 11वां चैप्टर, यानी कि त्रिभुज और वृत्त और रचना, ये तीनों को मिला करके 20 नंबर का क्वेश्चन आता है फिर से। इसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति से अकेले 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि 8वां और 9वां, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये दोनों से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 अंक का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में ये 9th क्लास में जो पढ़े थे वृत्तों का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये सब दोनों चैप्टर से मिला करके 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 को ऑब्जेक्टिव रहता है। और लास्ट में संख्यांकी और प्रायिकता, प्रायिकता पढ़े ना, संभावित घटा बना में कुल घटना, और संख्यांकी में पढ़े होंगे माध्य माध्यिका बहुलक। तो इन सब को मिला करके 10 नंबर का क्वेश्चन आता। ये पूरा मैथ का बायोडेटा है। पहला चैप्टर से 10 अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मिला करके 20 अंक, पांचवा के बाद में 6वां, 10वां और 11वां मिला करके कितना नंबर, 20 नंबर का आता है। 7वां चैप्टर से अकेले कितना नंबर का आता है, 10 अंक का। इसके बाद में 12 और 13 मिला करके कितना रखा है, 10 नंबर रखा है। 8वां और 9वां मिला करके कितना रखा हुआ है, 20 अंक रखा है। और 14 और 15 मिला करके कितना नंबर रखा है, 10 नंबर। ये पूरा मैथ का बायोडाटा है। इस मैथ को देखिए बताते हैं, 7, 8, 6, 7, 8, 9, ये सब कुछ पढ़ना अनिवार्य रहता है। अगर ये समझ में बढ़िया से अगर चाहते हैं कि आए, हमारा मैथ बहुत अच्छा हो जाए, तब ये बहुत जरूरी रहता है। ये सब कुछ ना कुछ, अभी 7 क्लास में हम वो प्रतिच्छेदी रेखा, एकांतर रेखा अभी बता रहे हैं, तिरछाभिमुख कोण, कोण सब बता रहे हैं अभी से। तो ये सब पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कम से कम वहां जरूरी होता है जहां पढ़ाई कम से कम हो रहा हो। बाकी लोग तो पढ़ाते नहीं है, इसीलिए आदमी वैल्यू भी कोई देता होता नहीं है। तो जो पढ़ाते हैं उनको तो कम से कम खोज के उनके पास तो भेज दीजिए कि जाओ, जरूरी है। इसके बाद आता है विज्ञान। सही बता रहे हैं? अच्छा, अरे बता रहे हैं 10th क्लास का वैल्यू और लड़का क्या है समझता है, क्योंकि 10th क्लास का पढ़ाइया बढ़िया से होता है। जो भी पढ़ाते हैं लगभग ठीक ठाक से पढ़ा देते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं। तो लड़का सोचता बहुत 10th बड़ा मजा आ रहा है।
अरे का है 7 क्लास में खराब था, पढ़ाई नहीं, ओकरा के खराब बना के रखे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा, पढ़ाना है उसमें एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आप खाली कुछ कुछ बता के 1 घंटा पास करवा रहे हैं उसका, डायरेक्ट 10th क्लास में पढ़े हो। तो ये सब नहीं करना है, ये सब हमारे पास अपने ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में 6 to 10 ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, और दूसरे कोई नहीं, हम ही खुद पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें से जो नया होंगे उनको पता होगा, ऊपर भी ऐसा ही वो क्लासरूम है, एक और क्लासरूम बन रहा है, और सब कुछ ऐसा ही है, उसमें भी ऊपर भी ठीक ऐसा क्लासरूम है, और ऐसा भी बन रहा है, गौरी अभी ढलैया में प्रोसेस में है, अभी बांस उस लगा है सब उसमें। देखिए अब आते हैं विज्ञान। विज्ञान में 3 भाग बताइए किए हैं, कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी। मैथ में देखिए 15 को चैप्टर पढ़ना था, फिजिक्स में 6 गो, केमिस्ट्री में 6 गो, और बायोलॉजी में 6 गो 12 गो और 12 गो 8 गो, 20 को चैप्टर पढ़ना है आपको साइंस में। 20 को चैप्टर किस में पढ़ना है? साइंस में। और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, टेंशन मत लीजिए, वो बताने का तरीका हमारा है। अभी आप जान लीजिए, फिजिक्स में चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश आता कैसे है, जाता कैसे है, ये लाइट का प्रकाश घूम करके इधर उधर कहीं नहीं भाग रहा है, ऊपर कहीं नहीं जा रहा है, ये सब पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, लेंस के बारे में, मानव नेत्र हम लोगों के आंख में का है, और ये कलर प्रिज्म देखे होंगे, प्रिज्म कलर को बांटता है। सुबह में लाल सूर्य दिखाई देता है, सांझी के लाल दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। इस सब का रीजन बताने वाला है एक्सरसाइज 3। बिजली को छूते हैं करंट लगता है, हाथ झनझना जाता है, जीव डरा जाता है, बल्ब जलता है, ई बल्बवा बड़ा तेज जल रहा है, वो बल्बवा धीमे जलता है, काहे जलता है, का आकर में पावर कम है, पंखवा को चलाने पर चलने लगता है, मिक्सरवा का चलाने पर नाचने लगता है, बल्बवा को जलाने पर जलने लगता है, हीटर को जलाने पर हीट देने लगता है, आयरन को जलाने पर गर्म हो जाता है। ये सब का कॉन्सेप्ट किसमें पढ़ना है? विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हम लोगों के पास ऊर्जा कहां से आता है, इसको पढ़ना है, ऊर्जा के, समझ में आ रहा है। इसके बाद केमिस्ट्री, जिसको हम लोग शुरू करने वाले हैं, यहीं से शुरू करेंगे हम लोग केमिस्ट्री से। इसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल भस्म क्षार एवं लवण, धातु और कार्बन और उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। रासायनिक अभिक्रिया में क्या पढ़ना है कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि H2 प्लस O2 मिलकर के H2O बनता है, Na सोडियम प्लस क्लोरीन Na प्लस Cl2 मिलकर के बनाता है NaCl। तो आखिर ये कैसे बनता है, कौन सा अभिक्रिया के कारण बनता है, आखिर यही क्यों बनता है, ये सब का रीजन पढ़ेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में। कुछ खाते होंगे तो खाटा लगता होगा, कुछ खाते होंगे तो बड़ा कड़वा लगता होगा, और कैसनो खाते हैं तो नूनछा लगता होगा, नमकीन लगता होगा। जैसे पसीनमा कबो कबो होता है और टपक के जाता है, जब भी ऐसा करता है तो फिर वो तनके से नूनछा लगता है ना, नहीं लगता है। ऐसे हंस रहा है ना सब, जैसे कभी पसीना चखा ही नहीं हो। हाँ हम तो चखे। आंसू, आंसू कैसा लगता है? खाटा लगता है, नमकीन लगता है। आंसू भी कैसा लगता है? नमकीन लगता है। तो नमकीन लगता है तो ये नमक उसी को कहा जाता है। खाटा चीज को कहा जाता है अम्ल। खाटा लगेगा क्या समझना है? दलिया खाटा लगने लगता है 2 दिन बाद, तो समझ लो कि अम्ल। दूधवा में माठा डाल दिया जाता है तो दही बन जाता है। दही में कौची है? प्याज खाएं, प्याज, मियाँ झंझना आ जाता है। और बताते हैं, करैली खाए हैं एकदम, और कितना खाएं कह रहा है यार सर, कह रहा है कितना खाता नहीं होगा। देखिए कि एकदम दवाई खाए होंगे, दवाई कैसन तो मुंह में हो जाता है, कड़वा लगता है ना। और दवाइयाँ खाने के बाद देखे होंगे खाटा चीज खाने पर बड़ी अच्छा लगता है। तो वही है भस्म। नमकीन लगेगा तो लवण, यानी कि
सॉल्ट इसी को कहा जाता है। जौन चीज नूनछा लगे समझ लो ओकरा में नीमक है। समझ में आ गया? आंसू में नमक है, पसीना में नमक है, जहां कुछ खाओ नमकीन लगे नमक है, उसी को लवण कहा जाता है। इसके बाद पढ़ना है सोना चांदी का गहना पहने होंगे, खूब देखे होंगे, तो धातु अधातु इसी में पढ़ना है। फिर कार्बन और उसके यौगिक एक चैप्टर है ऑर्गेनिक का, तत्वों का वर्त वर्गीकरण। इसके बाद में प्राकृतिक संसाधन कैसे प्रबंधन किया जाता है, कचरा कहाँ फेंकना है, कचरा को क्या करना है, अपशिष्ट कितने प्रकार का होता है, ये सब जो पढ़ना है किसमें पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में। अगला आता है जैव प्रक्रम बायोलॉजी में। जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन। जीव जीने के लिए जिन प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। 3-4 को चीज के बिना हम जी नहीं सकते। कौन कौन सा? पोषण यानी कि भोजन के बिना, श्वसन यानी कि सांस लिए बिना, परिवहन यानी कि शरीर में एक जगह से अगर दूसरी जगह, कब सोते सोते देखे होंगे हाथवा पैर में झिनझिनी हो जाता है, वो क्या हुआ है, वो जब परिवहन रुक गया है, रोड पे जाके कोई सब बांस से गेड़ दीजिए तो पूरा जाम लग जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो परिवहन क्या हो गया, वहां पे रुक गया। तो हमारे शरीर के अंदर भी हमेशा परिवहन चलता रहता है। अरे परिवहन का सबसे साधारण एग्जांपल बताते हैं। गोड़वा में गोड़वा कटता है, मुंहों में दवाइयां खाते हैं, पेटवा में जाता है, गोड़वा में के घुआ कैसे ठीक हो जाता है, कुछ तो है ना, उजल गया है, तो किसके कारण गया है, परिवहन। अरे आप लोग तो कहां कहां से चले आए ही जा, तो परिवहन के कारण आए हैं। इसके बाद होता है जो खाते पीते हैं उसमें से बहुत सारा खराब चीज भी निकलता है जिसका उत्सर्जन करना पड़ता है, जैसे मलमूत्र हो गया, तो इस सब को निकालना शरीर से क्या कहलाता है, उत्सर्जन। फिर नियंत्रण और समन्वय में क्या है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ कुछ याद हो रहा है, कुछ दिमाग में पहले से याद है। आप रोड पे चलते हैं तो बाएं साइड में चलते हैं, लेकिन अगर कोई शराबी चलेगा, आप एकदम सीधा चलते होंगे ऐसे ऐसे, लेकिन कोई शराबी चलेगा तो एकदम झूमता झूमता चलता है, हिलता डुलता चलता है, कब वो नाली में गिरता है, कब वो रोड पे ढमलाता है, कोई के गाली देता है, फिर 2-4 थप्पड़ बजता है उस पर तो ठीक चलने लगता है। इसी को कहा जाता है नियंत्रण एवं समन्वय। हम लोग पढ़ेंगे इसमें माइंड के बारे में, दिमाग के बारे में, कि आखिर आप लोग छोटे हैं अभी, इसके बाद में आप इससे भी छोटे जब होंगे तो आप लोगों का आवाज वगैरह कुछ बदला होगा। अभी जैसे जैसे बड़े होते जाइएगा आवाज बदलता जाता है। इसके बाद में शारीरिक संरचना भी क्या होता जाता है, बदलता जाता है। अगर देखा जाएगा लड़कों में छोटे छोटे के कितना का दाढ़ी मूछ नहीं है, 2-4 साल के बाद ये भी आ जाएगा, तो ये सब भी आ जाएगा। तो इसका कारण क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला पढ़ना है जनन। बायोलॉजी में जनन चैप्टर में क्या है कि जैसे जीव, अब पता है भारत पहले दूसरा संख्या पे था, वो आबादी में, जनसंख्या में, अब नंबर 1 पे आ गया है। तो नंबर 1 पे आ गया है, आबादी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आबादी बढ़ाने वाले प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे, जनन कितने प्रकार का होता है। जनन केवल मनुष्यों में नहीं, जीव जंतुओं में, पौधों में, पक्षियों में, सब में होता है जिनका आबादी बढ़ रहा है, जनन है। अब ये पंखा में जनन नहीं है क्योंकि अब इसका आबादी बढ़ता उड़ता नहीं है, इसको बनाया जाता है। अगला अनुवांशिकता एवं जैव विकास। कबो कबो देखे होंगे कि कोई के देख के लगता है कि फलानवे के लड़का होई, मुहवा मिलता है, रंगवा मिलता है, हाइट मिलता है, मुंह देख के लगभग पता चल जाता है कि नहीं इसका भाई होगा, इसके लड़का होगा। तो ये किस में पढ़ना है हम लोगों को, अनुवांशिकता एवं माता पिता के गुण कुछ न कुछ संतानों में जाते रहता है, इसी चीज को जिसमें पढ़ना है उसको कहा जाता है अनुवांशिकता एवं हमारा पर्यावरण। हम लोगों को अपना पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे कि धरती क्या है, पृथ्वी क्या है, पानी क्या है, जयमंडल क्या है, हम लोग कौन सा उपभोक्ता हैं, हम लोगों को कौन खा सकता है, हम लोग किसको खा सकते हैं, हम लोग आश्रित किस पे रहते हैं, ये सब किसमें जवाब मिलेगा हमारा। तो चलो विज्ञान में कौ गो चीज पढ़ना है, 3 गो। फिजिक्स, फिजिक्स में कौ गो चैप्टर है, केमिस्ट्री में कौ गो है, और बायोलॉजी में कौ गो है, टोटल कौ गो चैप्टर पढ़ना है। मैथ में कौ गो टोटल चैप्टर पढ़ना है, 15 गो। आइए हमें कौ गो पढ़ना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान। अब आते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान अगर आप आगे चल करके यूपीएससी लेवल पे जाना चाहते हैं
चाहे आप चाहते हैं कि हम बिहार पुलिस में जाएंगे, चाहे आप चाहते होंगे कि किसी भी नौकरी वाला लाइन में जाएंगे, तो आपको ये विज्ञान जो है कंपलसरी हो जाएगा आगे चल करके। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये विज्ञान, इंजीनियर बनना चाहते हैं ये विज्ञान, लेकिन साइंटिस्ट बनना चाहते हो, इंजीनियर साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं ये विज्ञान। लेकिन आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट बने, आप चाहते हैं हम दरोगा बने, आप चाहते हैं हम एसपी बने, आप चाहते हैं कि हम कोई ऑफिसर बने, आप चाहते हैं हम कि इनकम टैक्स वाला ऑफिसर बने, रेड डालें चारों तरफ जा करके पैसा निकालें, उनमें से आधा घर ले जाएं आधा सरकार को दे दे, तो उसके लिए आपको ये ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इसमें है इतिहास की दुनिया। इतिहास के दुनिया में 8 को चैप्टर है। इसके बाद लोकतांत्रिक राजनीति में 5 को चैप्टर है। ज्योग्राफी में आपका 6 को चैप्टर है। ज्योग्राफी में 2 गो भाग आता है, एगो आपदा प्रबंधन खंड ख, और एगो आता है ज्योग्राफी के बारे में जिसमें भारत में क्या क्या है, बिहार में क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन में 6 गो चैप्टर है और इकोनॉमिक्स में कौ चैप्टर है टोटल 7 गो, 6 6 12 7 19 19 8 27 27 5 32 गो चैप्टर पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में। जोड़ते जाइए, दिन मिला है 365, चैप्टर की संख्या कितना होगा? एक चैप्टर के लिए एको दिन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, 2 दिन पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री में पढ़ना है। हिस्ट्री में समझ लीजिए कहानी है, कहानी की तरह समझेंगे। यह भी हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट बोरिंग भी हो सकता है, कोई चैप्टर बोरिंग भी हो सकता है, कोई चैप्टर इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से लेना है। खैर हम कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाए, कोई उसमें आपको बोर ना लगे कभी भी। चलिए इसका पूरा हम जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि इसका कोई जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हिंदी में, चैप्टर गिनते रहिए। अभी हिंदी में 2 गो किताब है, एक प्यूसम गोधली भागदू और एक वो है वर्णिका। गोधली भागदू में 24 गो चैप्टर है, 12 गो गद्य भाग, 12 गो पद भाग और 5 गो वर्णिका का है। खैर हिंदी इतना बड़ा, 12 12 24 5 29, टोटल चैप्टर कितना हो गया इसमें? इतना बड़ा देखने में है नहीं है। इसमें से ही 5 गो चैप्टर तो कहानी है, नानी की कहानी। कहाँ है नानी? अरे नानी की कहानी सुनते थे ना, वो है। इसके बाद में ये हिंदी में 12 गो चैप्टर कविता है और 12 गो चैप्टर 9th क्लास पढ़े होंगे अगर मेरे पास, तो हम पढ़ाए होंगे तो उसमें भी ऐसा ही था। 12 गो गद्य भाग था, इसमें लालपन की बेगम, कहानी का प्लॉट, नालंदा विश्वविद्यालय, ये सब आया था ना। इसके बाद में रैदास का पद आया था, गुरु नानक रैदास का आया था, कबड़क आया था, मैं दुख भरी निरकी बदरी, ऐसा आया था ना कुछ। तो 12 गो कविता और 12 गो गद्यांश था, गद्य था। इसके बाद में हिंदी नहीं पढ़ाए थे, हिंदी में सब 7-8 गो चैप्टर था। पहला चैप्टर में बिहार का लोक गायन था, उनमें सब गीतिया है कि आपन खोरिया बहार हो। कौन पापा? अरे सच में था, वो छठ के गीत है, का चही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, ये सब गीत था, इसीलिए नहीं पढ़ाए हैं कि छोड़ो गीत सीख लेगा सब। अरे बढ़िया बढ़िया गीत है उसमें तिलकों का गीत है, वो तिलक उसमें है, हमार बबुआ पढ़ल पंडित। अरे सही बता रहे, तिलक के बाटे थोर। चलो देखे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी में गद्य खंड में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए इसमें 12 गो चैप्टर और 12 गो इसमें और 5 गो इसमें, 29 गो चैप्टर के 29 गो लेखक होंगे। वो लेखकवा से कसहू ना तो 3-4 नंबर का लेखक से खाली आता है, 3-4 गो नंबर तो पक्का है कि लेखक से आ जाएगा। अब देखिए हिंदी में 2 भाग है, 50 नंबर का व्याकरण और 50 नंबर का 50 नंबर का किताब है, किताब से, और 50 नंबर जो है
व्याकरण से है। 50 नंबर किताब से और 50 नंबर किससे है? व्याकरण से है। तो व्याकरण में आपको पढ़ना है, देखो किताब से 15 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, 35 को ऑब्जेक्टिव आता है। ये पूरा किताबिया से को ऑब्जेक्टिव आएगा? 35 को। और व्याकरण में 35 नंबर का लिखने वाला आता है और 15 को ऑब्जेक्टिव आता है। वो बोलिएगा लिखने वाला का आता है। 20 नंबर का आएगा गद्यांश। गद्यांश आता होगा परीक्षा में, एक दिया रहता होगा 10-15 लाइन का, उसमें से छांट के आंसर लिखने वाला। तब 20 नंबर का आता है गद्यांश, 10 नंबर का आता है निबंध और 5 नंबर का आता है संवाद, नहीं तो लेटर। तो 35 नंबर हो गया। एकरा में से देखो वर्णिका लेके जो बैठा है, ये 50 नंबर में से वर्णिका 10 नंबर लेके बैठा है। 10 नंबर इस वर्णिका से आता है, जिसमें से 6 गो ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर का 2 गो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। 4 नंबर ये में से कट गया। तो अब बताओ हिंदिया के जो 50 में सब्जेक्टिव 15 गो था, उनमें से हई हाथना चैप्टरवा से क गो आएगा? 11 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। जितना आप क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे उसमें से कितना नंबर का आएगा? 11। लेकिन 6वें को ऑब्जेक्टिव आता है, 29 को जो ऑब्जेक्टिव है ये है 24 को चैप्टरवा से आता है। इसीलिए इसको भी पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, ढंग से पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो हिंदी में समझ में आ गया? हिंदी में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है अगर किताब देखा जाए तो? 29 गो, 12 गो गद्य भाग, 12 गो पद भाग, 5 गो वर्णिका। आगे बढ़ते हैं बच्चों संस्कृत में। संस्कृत में 2 गो किताब पढ़ना है, जिसमें से मेन है प्यूसम, और प्यूसम का द्रुत पठाई है ये। इसमें चैप्टर आपका है मंगलम, पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, भारत महिमा, भारतीय संस्कारा, नीति श्लोका, करमवीर कथा, स्वामी दयानंदा, मंदाकिनी वर्णनम, व्याघ्रपथिक कथा, कणस्य दिन दान वीरता, विश्व शांति और शास्त्रकारा। ये 14 गो चैप्टर ए में है और 25 गो चैप्टर ए में है। दोनों को कनेक्ट कीजिएगा तो टोटल कितना चैप्टर हो गया? 39 गो चैप्टर जो है वो संस्कृत से है। इसमें भी 39 गो चैप्टर से केवल 50 नंबर का आएगा और 50 नंबर लेके बैठा है ग्रामर। 50 नंबर का लेके बैठा है ग्रामर। 50 में से 16 नंबर का इसमें लिखने वाला क्वेश्चन आंसर आता है और बाकी 34 को क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें करीब 34 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, लिखने वाला आता है, 34 नंबर का लिखने वाला आता है और 16 नंबर का क्या आता है? ऑब्जेक्टिव आता है। इस तरह से बटा हुआ है। आगे हम जब संस्कृत पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है व्याकरण में और क्या क्या से। जैसे इसमें देखो 34 नंबर में लिखने वाला में क्या क्या आता है। 13 नंबर का आ जाएगा गद्यांश, 7 नंबर का आ जाएगा अनुच्छेद, 7 नंबर का आ जाएगा पत्र लिखने वाला। कितना हो गया? 13 7 20 और 7 27। 6 नंबर का आता है अनुवाद, तो कितना हो गया? 33। 17 या 16 नंबर ऐसे करके देते रहता है ऑब्जेक्टिव। ये संस्कृत का लेखा जोखा है। कोई टेंशन नहीं लेना है, संस्कृत आज तक पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए 39 को चैप्टर इसमें भी हो गया। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश में 2 गो है सेक्शन, इसमें भी एक किताब है, 2 गो है प्रोज और पोएट्री। और वही हिंदी में नहीं था, गद्य भाग और पद भाग, गद्य भाग और वैसे ही इसमें है प्रोज और पोएट्री। पोएट्री कविता को कहा जाता है, गद्य प्रोज को कहा जाता है, पद पोएट्री को कहा जाता है। समझ में आ गया? कविता को पोएट्री कहा जाता है, पद पोएट्री कहा जाता है। तो ये हिंदी इंग्लिश में देखा जाएगा 8 और 8 16 गो चैप्टर कहाँ है? इंग्लिश में भी है। सेम टू सेम इसमें भी है। 50 नंबर का ग्रामर और 50 नंबर का किताब।
50 नंबर का ग्रामर और 50 नंबर का किताब। इंग्लिश अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन आगे अगर एयरफोर्स में जाना चाहते हो, एनडीए में जाना चाहते हो, तो इंग्लिश ये सब अनिवार्य रहता है। 60% तो अनिवार्य है एयरफोर्स में, फॉर्म ही नहीं भराएगा आपका। नीतीश कुमार जी भले इंग्लिश को 0 कर दिए हैं कि जाओ इंग्लिश में कोनो दिक्कत नहीं, वो जानते हैं कि बिहारी है, ट्रेन में भर भर के जाएगा दिल्ली कमाने, उसमें इंग्लिश का काम नहीं है, तो छोड़ दिए हैं। लेकिन ये एयरफोर्स में नहीं करा पाए हैं। भारत सरकार कहता है कहाँ का है, बिहार का है, इंग्लिश फेल है, भाग चले, एयरफोर्स में तो फॉर्म नहीं भरेगा। तो ये ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है किताब। किताब में आपका ये 6 गो है। मैथ में एनसीईआरटी ले लेना है, बिहार बोर्ड में जो चलता है। साइंस में आलोक या भारती भवन। सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, ये सब बीटीसी की किताब खरीदना है, जिसको एनसीईआरटी हम बोलते हैं, बीटीसी का किताब खरीदना है। बिहार सरकार का जो चलता है वो खरीदना है। कुछ किताब एक्स्ट्रा नहीं खरीदना है, इतना से हो जाएगा। ये सब कुछ डेटा सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग थोड़ा चैप्टर गिन लेते हैं कि कितना टोटल चैप्टर हो रहा है। टोटल कितना चैप्टर हो रहा है और कितना हम लोगों को टाइम मिलने वाला है। 16 गो चैप्टर था इंग्लिश में। इसमें चैप्टर टोटल था 16 प्लस 39 प्लस, इसमें चैप्टर टोटल था आपका 29 गो, प्लस इसमें टोटल चैप्टर था आपका 32 गो ना सामाजिक विज्ञान में, अब प्लस इसमें चैप्टर टोटल है 20, अब प्लस इसमें टोटल चैप्टर है 15, अब 151 गो तो खाली किताब है। व्याकरण अभी नहीं गिने हैं। व्याकरण कसहू ना तो हिंदी में, संस्कृत में, हिंदी में कसहू व्याकरण का नहीं तो 14 गो पाठ, संस्कृत में कसहू ना तो 13 गो पाठ, और अंग्रेजी में अभी तुरंत पढ़ाई भी थे, कसहू ना तो 10 गो। 4 3 7 2 1 3 37 गो अभी और है। 151 प्लस 37 प्लस, अभी रुको, गद, गधांश, पत्र, निबंध, ये तीनों में है। संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। तो 3 3 6 3, अरे इंग्लिश का 3 गो, संस्कृत के 3 गो, हिंदी का 3 गो, 9 गो, 100, यानी कि टोटल चैप्टर आपका हो गया। टोटल सिलेबस जो पढ़ना है वो 190, चलो दिन मिला लेते हैं हम लोग, 365 दिन का होता है। 365 में अगर भागा देंगे 197 से, तो एगो चैप्टर में पढ़ने के लिए एक दिन 85, यानी कि लगभग 48 घंटा में से 6 घंटा, 8 घंटा काट दो। एगो चैप्टर में पढ़ने के लिए 40 घंटा बस है। 40 घंटा में से आप 10 घंटा तो सोते होंगे, तो 10 और 10 20 घंटा काट दो, 20 घंटा खाली सोने के लिए। अभी नहाना, खाना है, घूमना है, टीवी देखना है, सीरियल देखना है, गाना गाना है, कपड़ा खींचना है, ये सब के लिए और 10 घंटा काट दो, 20 घंटा। यानी कि एक चैप्टर पूरा करने के लिए आपके पास कितना समय है खाली। अब आप ये समझ लेना कि कितना समय है मेरे पास। तो सिर्फ बर्थडे मनाने का भी समय नहीं है, वो में 24 घंटा चला जाएगा। हाँ हाँ, बर्थडे मनाने का भी समय नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसमें सीरियस हो जाना है कि कैसे पढ़ाई होगा। एक दिन तो सेंटर देखने जाओगे, खिचड़ी पड़ेगा, छठ पड़ेगा, घर में हो सकता है किसी का शादी पड़ जाए, हो सकता है कि हेल्थ बिगड़ जाए, भगवान न करे कभी ऐसा होगा ना। तो ये सब ध्यान में रखते हुए चलना है। आपको अगर ये लग गया कि सिलेबस बहुत छोटा है और हम बहुत तेज हैं, हम सब कुछ जानते हैं, तो समझ लो कि आप गड़बड़ करने वाले। आपको ये लगना चाहिए कि सिलेबस बहुत बड़ा है,
घूमने का समय नहीं है, पढ़ने ही पढ़ना है, क्योंकि एक चैप्टर चालू करने के लिए हमको 2 दिन भी नहीं मिल रहा है कंप्लीट करने के लिए। तो अब समझ लेना कि किस हिसाब से पढ़ाई होना, बुझा रहे ना। हम सही बता रहे हैं, कोई भी काम करने जाओ यदि आपको बहुत हल्का लगने लगा वो, तो समझ लो कि झेलने वाले हो, तकलीफ आने वाला है। अगर काम को थोड़ा देखो भारी उतना नहीं, लेकिन डर लग रहा है थोड़ा सा कि नहीं लगता है कि होने वाला है, तो समझ लो कि एक डर के चलते आप पढ़ना चालू कर दोगे। तो आपको एगो बच्चों शेड्यूल बनाना है, आज जाकर के सब कोई घरे। शेड्यूल कैसे बनाया जाता है हम थोड़ा सा बता देते हैं। आप पूरा टाइम लिख लेना, जैसे कितना सुबह 6 बजे जगते हो, 6 बजे को मान लो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। शेड्यूल कैसे बनाया जाता है हम ये बता देते हैं। ये एएम का है, सुबह का है ना, 12 बजे पीएम होगा ना ये। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12। ये पीएम का है ना, दोपहर के 12 बजे के बाद है ये। इसके बाद में 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 और 5 से, ये एम का है ना, सुबह में रात के 12 बजे के बाद में। टाइम टेबल कैसे बनाना देख लेना, इसको ध्यान से बताते हैं। आप हो सकता है कि 5 बजे जगते हो तो इसको 5 से चालू कर देना, जहां से जगते हो ना वहीं से चालू करना। इसमें सबसे पहले आप सोने का टाइम काटो। अब मान लो कि आप काटने जाते हो सोने 11 बजे रात को, तो 11 बजे से 6 घंटा 7 घंटा का नींद लो बढ़िया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मस्त आराम से 11 बजे से 7 बजे तो क्या करेंगे, 11 से 7 स्लीप टाइम है, नींद लेंगे। ठीक, अब बच गया आपके पास ये वाला टाइम, 7 घंटा 24 में से घटाओ, कितना बचा, 14 घंटा बचा नहीं, 14 में से 7 गया 7, 17 घंटा बचा, 17 घंटा बचा ना। अब अगर आप स्कूल जाते हो 5 घंटा तो लग ही जाता होगा, 6 घंटा, 6 घंटा स्कूल, तो स्कूल अब मान लो कि 9 बजे के बाद में जाओगे, तो कोचिंग का टाइम काटो। कोचिंग मान लो कि 7 से 9 तो खत्म हो जाता है, 2 घंटा और काटो, -2, कितना बचा अब, 15 घंटा। देखो पढ़ाई में सीरियस हो जाना है, कैसे होना है। अगर आप स्कूल जाते हो तो समझ लो कि आपका 7 बजे से लेके शाम को 4 बजे खत्म है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, खत्म, गोल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि अब में से 2 घंटा काट दिए हैं, 7 घंटा और काटो, कितना बचा, 15 में से 7 गया, कितना बचा है अब, 8 घंटा। 8 घंटा में से जगते जगते तो थोड़ा ना कोई पढ़ने बैठ जाएगा, नहाना है, 4 टाइम खाना है, कितना 8 टाइम खाता होगा। बराक ओबामा आए थे ना भारत में, तो बोले कि इंडिया गरीब है, तो विश्लेषण निकाले कि इंडिया में गरीब इसलिए है कि इंडिया के लोग 3 बार खाना खाते हैं, अभी उनको नहीं 2 बार खाना खाते हैं। अभी उनको पता नहीं है कि इंडिया में कंपलसरी 3 बार आदमी खाना खाता है, और कोई कोई 5 बार 6 बार आधा दर्जन बार खाना खाता है। चलो कोई बात नहीं, हम 3 बार का खाने के लिए और नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए 3 बार नहीं खाओगे दिन भर में, सुबह में 9 बजे और फिर 4 बजे, और फिर रात को 9 बजे के खुले खुले रात के गली, दिन भर कुछ कुछ खाती रहती है, तो वो कहाँ गिनेगी। 2 घंटा और काटो ना बबुआ, क्या घंटा बचा है अब, यानी कि रोज पढ़ने के लिए अगर आप स्कूल जाते हैं तो कितना घंटा समय मिलेगा आपको, 6 घंटा, और एक सिलेबस आप पूरा करने के लिए 10 घंटा चाहिए, उतना समय नहीं है। तो आप अब देख लीजिएगा कि कैसे 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 मैनेज होगा। आप एक शेड्यूल लिख के साटिएगा आज जा करके कि ये टाइम से हम पढ़ेंगे ही,
साल भर के लिए वनवास लेना ही पड़ेगा ना, बोलबे की है वनवास साल भर के लिए लेना पड़ेगा। खेल कूद से इच्छाओं को काबू करना है ना, कंट्रोल करना है कि नहीं अब सीरियल का टाइम कटना पड़ेगा हमको, सीरियल अगर देखते होंगे तो, गेम खेलते होंगे तो उसका टाइम कटना होगा। बकवास देखो बताते हैं, ये सब दोस्ती यारी कुछ नहीं है। दोस्ती यारी बन जाता है अगर आप सफल हो जाइएगा तो 50 दोस्त बन जाएंगे। अगर आप गंवार हो जाइएगा ना तो कोई साथों रहेगा ना तो उसके घर के वाले डांटेंगे, तू ओकरा साथे काहे रह रहा था रे। ऐसा होता होगा कि किसी के साथ देख लिए ना घर वाले और जानते हैं कि गुटखा खाता है तो घरे क्लास लग जाता है, तू ओकरा साथे काहे लौका, तू का कर रहा था ओकरा साथे, तू अकेले घूम। लेकिन किसी तेज आदमी के साथ अगर देख गया आपको तो कोई नहीं डरता होगा, है ना, कोई बात नहीं, पूजा है, अरे कोई दिक्कत नहीं, बुझा रहा है ना। तो वो बात है। तो इस तरह से ये सब लेके चलना होगा, आपको खुद मैनेज करना होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना।